आपके यहाँ इस धारा को लेकर के जो कुछ हुआ वो तो ठीक है, लेकिन 35A को लेकर के जो प्रोविज़न था वो मैं आपको नई जनरेशन को ख़ासतौर से बताना चाहता हूँ। आप बख्शी गुलाम साहब ने जो वादा उनसे किया वो तो पूरा किया, लेकिन जो झूठ और जघन्य अपराध 14 मई 1954 को भारत के प्रधानमंत्री ने किया, उससे ज़्यादा खतरनाक अपराध जम्मू कश्मीर के उस वक्त के लीडरों ने किया। तो 44 वाली घटना मैंने बताई, जिसकी वजह से 7.5 लाख लोग 2009 में जो आज रह रहे हैं वो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे तो तमाम सुविधाओं से वंचित थे, और उन वंचित के बावजूद भी उन्होंने भारत नहीं छोड़ा, उसके बावजूद भी उन्होंने धर्म नहीं बदला अपना। लेकिन 1957 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया, इतनी खामोशी से। इसलिए मैंने कहा कि भारत में एक इस्लामिक स्टेट बन चुकी थी और बहुत ताकत के साथ फल फूल रही थी, कि आपको पता ही नहीं है कि भारत के एक राज्य में ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं, सिर्फ यही बताया गया कि भाई इसकी वजह से नागरिकता नहीं मिलेगी, बस यही हो सकता है, जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकते, यही कुछ थोड़ी थोड़ी बातें थी। और वैसे भी कौन सा ऐसा हो रहा है कि अगर कल कोई कलकत्ता में ज़मीन में ले सकते तो क्या आप सब जा रहे हैं कलकत्ता ज़मीन लेने? ये तो एक नोशन की बात है कि अगर कोई जाना चाहेगा तो कोई रोक भी नहीं होनी चाहिए, हम नहीं जाएं एक अलग बात है। लेकिन आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या पास किया, जो अब कहती हैं मोहतरमा कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा बसाएंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को निज़ाम मुस्तफ़ा का कोई कंसेप्ट पता है, खलीफेट का कोई कंसेप्ट पता है कि नहीं पता। तो जो लोग खलीफेट यानी खलीफा यानी इस्लाम की हुकूमत नाफिज करना चाहते थे, इस्लामिक सिस्टम नाफिज करना चाहते थे, इंप्लीमेंट करना चाहते थे जम्मू में, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये लिखा, और ये दुनिया के किसी संविधान में, दुनिया की किसी किताब में, बुरे से बुरा, छोटा से छोटा दुनिया का आप संविधान उठा के देख लीजिए, ये प्रोविजन कहीं हो ही नहीं सकता था। लेकिन आपके आज़ाद देश में, लोकतांत्रिक देश में ये प्रोविजन हुआ, और हमने उस प्रोविजन की चर्चा ही नहीं कभी की, हमने उसको पब्लिक डोमेन में लाने की बात ही नहीं की। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह कहा गया कि ये जो 200 लोग आए थे ये जम्मू कश्मीर में रहें, नागरिकता इनको दे नहीं सकते कि 1954 में हम 35A को लेके आए हैं। मुझे यहां तक भी कोई शिकायत नहीं है। नफरत का आलम इस लेवल पे था कि आपने उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जो लिखा है वो शब्द में आज की डेट में अनपार्लियामेंट्री हो गया है, लेकिन वही शब्द लिखा था उसके अंदर। उन्होंने कहा कि ये लोग यहां रहें, इनके बच्चे जो साधारण एजुकेशन है उसमें हिस्सा लें, हायर एजुकेशन में ये हिस्सा नहीं ले सकते। यहां तक भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जो असली लाइन है वो ये है कि ये 200 लोग रहेंगे, इनके बच्चे, इनके बच्चों के बच्चे, आने वाली अनंत काल तक, जब तक ये इस्लामिक स्टेट रहेगी तब तक ये बच्चे जम्मू कश्मीर में रह तो सकते हैं, नागरिकता हम दे नहीं सकते, लेकिन ये एजुकेशन में MBBS की डिग्री ले लें, ये इंजीनियरिंग की डिग्री ले लें, ये MBA की डिग्री ले लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज सिर्फ इनको भंगी की नौकरी देगा। ये संवैधानिक तौर पर प्रोविजन हुआ। इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। प्रकाश अंबेडकर कहाँ हैं, मायावती कहाँ हैं, रामविलास पासवान कहाँ हैं, वो तमाम दलित लीडर, आप उनकी चुप्पी देखिए। लेकिन मेरी उनसे भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं उन दलितों को उस हिंदू परिवार से अलग नहीं मानता। इसलिए मैंने कहा कि उसके लिए मेरा दलित होना आवश्यक नहीं था, उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी नहीं था। लेकिन दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आप किसी के पैदा होने से पहले ये तय कर दें कि ये यही काम करेगा। और जरा सोचिए कि 57 में जिस आज इंग्लिश सिस्टम में आप जाते हैं, आज तो पूरी सफाई का, कर्मचारी का पूरा सिस्टम ही बदल गया। उस जमाने शेख साहब की गंदगी को डलिया में रख के वो लोग जाते थे। कहां मर गए थे इस देश के तमाम सारे वो बुद्धिजीवी जो एक दलित की घटना के ऊपर पूरे देश में आग लगा देते हैं, जो मरने वाले की जाति पहचान लेते हैं,
लेकिन उससे अलग जाति का कोई मरता है तो नहीं कोई बताता है कि आज एक ब्राह्मण का मर्डर हुआ है, आज एक ठाकुर का मर्डर हुआ है, आज एक काइस का मर्डर हुआ है। लेकिन एक खास किस्म की जाति के लोगों के मरते ही धर्म और उनको उनकी जाति पता चल जाती है। वो लोग कहाँ थे 70 साल में? वो नेता कहाँ थे? वो समाज कहाँ था? वो प्रोफेसर कहाँ थे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? भाई आज उनकी गिनती 2.5 लाख है। इसलिए आर्टिकल 35 पे हटने, अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी बात हुई है तो सिर्फ एक ही बात है मेरे लिए जो संतुष्टि की है। न हम में से कोई वहां जा रहा, न वहां की नागरिकता का प्रश्न था, और अब उस राज्य का संविधान और उस राज्य की नागरिकता लेने का प्रावधान ही समाप्त हो गया है। लेकिन उन दलितों को, उन वाल्मीकियों को जिनके बच्चे MBBS की डिग्री लेके घूम रहे हैं, जो भारत के राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन बने घूम रहे हैं, जिन पे इतने बड़े बड़े आर्टिकल तो लिखे जा रहे हैं, उस पूरे 200 लोगों में से जो अब 2.5 लाख हो गए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास हैं, लेकिन वो देश भर में कहीं नौकरी करें, जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं कर सकते हैं। आज उनको उससे छुटकारा मिल गया है। इसलिए मैं इन 2 घटनाओं को इस संदर्भ में कहता हूं। और जब मैं ये कहता हूं कि देखिए, आप किसी दूसरे से आपकी नाराजगी हो, दूसरे पे आप कोई सवाल उठाएं, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और शायद 6 अगस्त के बाद से मेरे एजेंडे में तब्दीली हुई है। हम सब RSN सिंह साहब कल या परसों जम्मू में यही बात बोलने जा रहे हैं। वो यहां नहीं आ सकते थे, GD बख्शी कहीं और जा रहे हैं। एक मुद्दा था, वो मुद्दा समाप्त हो गया, लेकिन इस देश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे अभी उनको भी समाप्त करना है। उतना ही आपको जागरूक होना है जितना आप 2019 से पहले थे। एक परंपरा के बारे में मुझे नहीं पता किस आप में से किसी को इसका अंदाजा है, क्योंकि मैंने ये सुनी नहीं। इसी दौर में जब देश में मैं घूम रहा था, महाराष्ट्र के अंदर एक उत्तर प्रदेश की बहू हैं, PhD हैं, दलित समाज से आती हैं। मैं उनको जानता भी नहीं था 2 महीने पहले तक। बहुत पढ़ी लिखी महिला है, बड़ा अच्छा रिसर्च में उन्होंने काम किया है, महाराष्ट्र में रहती हैं। उन्होंने एक दिन फ़ोन किया मुझे, वो मेरी किसी सभा में महाराष्ट्र में बॉम्बे में सुनने आई थी, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरा नेक्स्ट दौरा होगा, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। बातचीत करते करते वो थोड़ा सा रोहासा होने लगी। मुझे उस वक्त तक ये भी नहीं पता था ये कौन है, किस जाति की है, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को लेके 35A को लेकर आप लोगों ने जो बात कही है, यहाँ महाराष्ट्र में तमाम अंबेडकर के चाहने वाले, दलितों की राजनीति करने वाले लोग मेरी इस बात को गलत साबित कर रहे हैं, और वो कहते हैं ये झूठ है, और ये पुष्पेंद्र साहब ने पूरे देश में झूठ बोला है। अब आप मुझे बताइए, इतनी चीज़ें जो दुनिया के डोमेन में ला के रख दी, उसके बाद भी अगर कोई न माने तो मेरे पास फिर उनके लिए कोई दवा नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बांध दीजिए राखी। मेरी अपनी भी 4 बहनें हैं, लेकिन वो दिल्ली से बाहर रहती हैं, इसलिए कोई बांधे राखी, क्या बात है। राखी बंधवाने के लिए कोई ख़ास किस्म का रिश्ता तो नहीं होना चाहिए ना। मैं बॉम्बे गया, उन्होंने जो पूरी थीसिस निकाली और जो जगह बताई मुझे, महाराष्ट्र एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ दलित शेख रहते हैं। ये नाम सुना आपने कभी, दलित शेख? मैं ये समझने में दलित शेख क्या चीज़ होती है, तब पूरे उस इतिहास को निकाला, उस दौर के सारे डॉक्यूमेंटेशन को निकाला। उस घटना का जिक्र मैं आपके सामने क्यों करना चाहता हूँ, क्यों मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मन में तकलीफ़ है वो आपके मन में भी हो। उस रिसर्च से ये पता चला कि वो महिला ये कह रही है मुझसे कि मैं अब एक मुहिम चला रही हूँ कि देश भर के दलितों से कह रही हूँ कि अब सूअर पालना बंद कर दो। ये समझ से बाहर था मेरे। सूअर पालने से इसका क्या संबंध है और ये पालने के बंद करने से क्या संबंध है? तब उन्होंने बताया
कि 1200 के अंदर उस वक्त जो लोग सफाई का काम करते थे, उस महिला ने जो शब्द इस्तेमाल किए, मैं वो कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो आज भी मेरे लिए उनकी महिलाएं उतनी ही खूबसूरत हैं, उतनी ही सम्माननीय हैं। उस वक्त जब उस समाज में कोई महिला की शादी होती थी तो पहली 3 दिन उस वक्त के नवाबों और राजाओं के घर उसको बितानी पड़ती।